हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वह है आज का चैंपियनशिप का मैच मिलवाल और मिडलसब्रो के बीच में। ये मैच होने जा रहा है मिलवाल के होम ग्राउंड पर। तो आज के मैच में मिलवाल आपकी होम टीम होगी। मिलवाल है 10वें स्थान पर और मिडलसब्रो 22nd पोजीशन पर है। मिलवाल का आखिरी मैच हम कवर कर चुके हैं, चार्ल्टन एथलेटिक के विरुद्ध जो मैच उन्होंने खेला था। और मिडलसब्रो का सेकंड लास्ट मैच हमने कवर करा था जो कि हल सिटी के अगेंस्ट उन्होंने खेला था। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा दोनों ही टीमों के बारे में। मिसिंग प्लेयर्स की बात करी जाए, मिलवाल की तरफ से ओब्रायन, बेनेट और बोडवार्सन नहीं खेलेंगे और मिडलसब्रो की तरफ से अयाला नहीं खेलेंगे। तो इससे पहले हम डीपेस्ट ऑफ एनालिसिस स्टार्ट करें, एक बार कल वाले रिजल्ट का हम रिवाइंड कर लेते हैं। कल आपने देखा होगा जो टीम मैंने वीडियो में शेयर करी थी लगभग वही था ड्रीम टीम। ठीक है, सारी जनता जो आई थी वो यही सोच के साथ आई थी कि मित्रोविच नहीं खेलेंगे फुलहम की तरफ से, तो फुलहम ऑफकोर्स गोल नहीं कर पाएगी। लेकिन कभी कभार स्ट्राइकर्स ही सिर्फ गोल नहीं करते हैं, तो यही कल हुआ। और जो मैंने कहा था पासिंग के पॉइंट्स आपको मिलेंगे वही आपने देखा भी। मतलब अगर कल का मैच 1-1 भी हो जाता तो भी अगर आपने ज़्यादा डिफेंडर्स रखे होंगे फुलहम की तरफ से तो आपने ज़रूर जीत हासिल करी होगी। हैरिसन रीड जो हमारे लिए बहुत बड़े पंट थे, कमाल का परफॉर्मेंस उनका था। अगर आर्टर का गोल नहीं आता तो हैरिसन रीड ही हाईएस्ट पॉइंट स्कोरर होते। ऑफ कोर्स क्लीन शीट के पॉइंट्स तो मिले थे डिफेंडर्स को, अलग बात है, नहीं तो हाईएस्ट पॉइंट उन्हीं का होता अगर आर्टर नहीं गोल करते, मतलब पूरे मैच में बोनस को छोड़कर। तो ये सब चीज़ें रही थी और आई होप सबके बहुत अच्छे गए थे, मेरा बहुत सही गया था। जिन्होंने भी परफॉर्मेंस शेयर करे हैं सबके काफ़ी अच्छे गए थे स्मॉल लीग में, और मिनी जीएल भी बहुत लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था। ऑफ कोर्स आर्टर को कैप्टन रखना थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, पर बाकी सारी चीज़ें हमारे खाते में ही थी। तो फैक्ट्स की कुछ बात कर लेते हैं। मिडलसब्रो आखिरी पायदान की टीम है जब बात आती है गोल स्कोर करने की, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। मिलवाल भी बहुत अच्छी टीम नहीं है गोल स्कोरिंग के मामले में, 6 नंबर पर वो आते हैं। मिलवाल कम्स टू 10th प्लेस जब लीस्ट गोल कंसीडिंग टीम की बात आती है। मतलब दोनों ही आज ऐसी टीमों की बात होने जा रही है जिनके साथ गोल का बहुत कम नाता है, गोल कम करते भी हैं और गोल कम खाते भी हैं। मिलवाल हैव ड्रॉन देयर लास्ट 3 मैचेस अगेंस्ट मिडलसब्रो। मिलवाल अभी तक पिछले 6 होम मैचेस में जीत नहीं पाए हैं वो। ठीक है, चैंपियनशिप के अगर मैचेस की हम बात करें तो ये एक चीज़ है। कुछ मैचेस उन्होंने ड्रॉ करे हैं, कुछ हारे हैं। इन लास्ट 6 मैचेस इन दिस फिक्सचर, जो 6 मैचेस अगर हम कंसिडर करें तो उनमें से अवे टीम एक बार भी जीत नहीं पाई है, जो कि आज के मैच में मिडलसब्रो होने वाली है। 3 मैच आपने ऊपर देखा, 3 मैच ड्रॉ हुए हैं और 3 मैच होम टीम जीती है। तो ये है कुछ फैक्ट्स, बहुत ज़्यादा ट्रांजिशनल नहीं है ये, तो आपको एक तो चीज़ आपको क्लियर हो ही गया होगा इस फैक्ट से कि गोल्स कम करती है दोनों टीमें, गोल्स का मामला थोड़ा कम ही रहता है इनकी तरफ से। अभी दोनों टीमों के बारे में मैं थोड़ा सा आउटलाइन आपको दे देता हूँ, लेकिन फिर भी आई होप आपको आइडिया होगा क्योंकि दोनों टीमों के हम मैचेस पहले खेल चुके हैं। फिर भी मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूँ। पहले बात करते हैं होम टीम मिलवाल का। एक डिफेंसिव टीम है, ठीक है। इनके लिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ अगर मैं बोलूँ तो वो है उनका डिफेंस। विंग प्ले ये करते हैं इनके, स्पेशली जो वालास हैं, दोनों ही वालास, फुल बैक वालास और विंगर वालास दोनों ही काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं। इवन दूसरे जो विंगर खेलते हैं, चाहे वो माहो ने खेलें चाहे कोई और खेलें, वो भी काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन वालास का स्टेटिस्टिकली काफ़ी सही रहा है। नंबर 9 का इशू इनके लिए नहीं चलता है, इनके पास बहुत ही सही एक नंबर 9 है जो कि ऑन प्ले में या फिर सेट पीस में कहीं से भी गोल करने की क्षमता रखते हैं। और इसका स्टैटिस्टिक्स भी आपने पिछले मैच में भी देखा था, आज भी मैं दिखा ही दूंगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इनके लिए है, ध्यान से सुनना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनके लिए है इनका मिडफील्ड। जहाँ जहाँ पे इनको दिक्कतें आती हैं वो मिडफील्ड की वजह से ही आती है। और जहाँ जहाँ पर मिडफील्ड अपने फुल फेस में होती है ना, वहाँ वहाँ पे ये टीम टॉप के टीमों को भी हराने की पूरी क्षमता रखती है। ठीक है, अभी बात करें अगर मिडलसब्रो की, तो ये भी गोल्स के मामले में थोड़े से इश्यूज इनके रहते हैं। लेकिन जो पॉजिटिव्स मैंने आपको बताया, मिलवाल की तरफ से नंबर 9 का इशू उनके लिए तो नहीं था मिलवाल की तरफ से, लेकिन यहाँ पे मिडलसब्रो के लिए वो है। गोल स्कोरर की बहुत ज़्यादा कमी चल रही है उनके लिए। पिछले कुछ मैचों में मेरे ख्याल से एक गोल उन्होंने करा है और वो भी पेनल्टी से। डिफेंस इनका भी ठीक ठाक है, मैं बहुत ज़्यादा रेट नहीं करूँगा लेकिन ठीक ठाक आप कह सकते हैं। इनके लिए सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है, जो कि मुझे चैंपियनशिप का वन ऑफ द बेस्ट लगता है, वो है उनका मिडफील्ड। ठीक है, इनका सब कुछ, सब जो काम होता है वो मिडफील्ड के ऊपर डिपेंड करके ही होता है। जहाँ चाहे आप डिफेंसिव क्वालिटीज़ की बात कर लें या फिर अटैकिंग सप्लाई लाइंस की, सब तरफ से ही इनके मिडफील्ड में काफ़ी अच्छे क्वालिटीज़ हैं। सबसे बड़ा जो इनके लिए प्रॉब्लम रहता है, एक तो मैंने पहले ही बता दिया कि गोल स्कोर के मामले में इनके पास ऑप्शंस काफ़ी कम है। और डिफेंसिवली अगर मैं बात करूं तो विंग प्ले के अगेंस्ट भी इनको काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं।
यहाँ तक कि जो टीमें ज़्यादा पॉजिटिव विंगर के साथ भी नहीं आते हैं, मतलब सिर्फ हो सकता है कि पॉजिटिव फुल बैक या फिर विंग बैक के साथ भी आते हैं, वहाँ पर भी मिडलस्बरो को दिक्कतें आ जाती हैं। वो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो जल्दी से आ जाते हैं, आखिरी जो हेड टू हेड मैच हुआ था वहाँ पर 1-1 की बराबरी करी थी। मिडलस्बरो ने यहाँ पर भी मिडफील्ड में काफ़ी अच्छा कंट्रोल किया था। आप देख सकते हैं क्लेटन और मैकनायर जो कि इनके सबसे इंपॉर्टेंट मिडफील्डर हैं, इन्होंने अच्छा फुटबॉल खेला था। डिफेंस भी खराब नहीं था दोनों ही टीम का। आप देखेंगे अगर दोनों टीमों का डिफेंस यहाँ पर खराब नहीं था, लेकिन मिडफील्ड पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था। और गोल यहाँ पर करा था मैकनायर ने, जिसका असिस्ट प्रोवाइड किया था फ्लेचर ने। मिलवाल की तरफ से प्रॉब्लम्स आ चुकी थी, वो यहाँ पर लगभग हार भी सकते थे, लेकिन 77th मिनट पर यहाँ पर ब्रैडशॉ ने गोल किया था, जिसका असिस्ट स्मिथ ने प्रोवाइड किया था। बाकी दोनों टीमों की तरफ से खास कुछ अटैकिंग पोटेंशियल तो होती नहीं है, वो यहाँ पर थी भी नहीं। मिडलस्बरो ने यहाँ पर पोजीशन रखा था, इस चीज़ को ध्यान में रखना कि पोजीशन मिडलस्बरो ने रखा था जब आखिरी बार दोनों टीमें आमने सामने हुई थी। इसका मतलब यही है कि अगर आज के मैच में दोनों ही टीमें क्लीन शीट नहीं रखती है तो हो सकता है कि मिडलस्बरो के प्लेयर्स आपको ज़्यादा पॉइंट्स देके जाएं पासिंग की वजह से। मिलवाल ने सेट पीस से गोल करा था। अब जैसे मिडलस्बरो के पास पोजीशन आया, हॉसन जो इनके मेन पासर हैं, सबसे ज़्यादा पासिंग के पॉइंट्स यही देते हैं यूजुअली, तो ये सबसे ज़्यादा पासिंग यहाँ पर भी उनके थे। उसके बाद क्लेटन और मैकनायर का पासिंग एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा। और जैसे मैंने बताया कि विंग से काम करती है मिलवाल, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर वालास नहीं खेल रहे थे लेकिन माहो ने खेल रहे थे लेफ्ट विंग पर, और इन्होंने कमाल का फुटबॉल खेला था। ये जब भी खेलते हैं ना, बहुत सारे क्रॉसेस निकालते हैं, डिस्पाइट दैट ये ज़्यादा सेट पीस वगैरह नहीं लेते। यहाँ पर भी आप 10 क्रॉसेस उनके देख पाएंगे। जॉनसन जो कि बेंच से आए थे, 8 क्रॉसेस। उसके बाद हॉसन और बोला, इनकी सब कुछ प्लेयर्स हैं। आखिरी कुछ मैचेस की बात करें तो मिलवाल के बारे में जो चीज़ मैंने आपको बोला वही आपको यहाँ पर दिख जाएगा। देखिए 1-1 का बराबरी करा था। एक गोल उनकी तरफ से किया था स्मिथ ने, एक ही गोल कंसीड किया उन्होंने। ब्रिस्टल सिटी ने एक गोल करा था, वो भी सेट पीस से करा था, लेकिन उस पे ही उनका जो मिडफील्ड है पूरी तरह से लड़खड़ा गया। डिफेंस सही था, आप देख सकते हैं हचिनसन और यहाँ पर जो भी थे कूपर वाला, सभी के सही परफॉर्मेंस थे, लेकिन मिडफील्ड इनका बहुत ज़्यादा ख़राब था। ठीक है, ब्रिस्टल सिटी ने कहाँ से हिट किया, वो उन्होंने मिडफील्ड को पूरी तरह से जकड़ लिया। वो अलग बात है कि इनके पास भी ज़्यादा गोल स्कोरर नहीं थे, तो ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ मिलवाल का। तो ब्रिस्टल सिटी ने सेट पीस से काम करा, उनके पास स्ट्रॉन्गर डिफेंस था। मिलवाल ने यहाँ पर पोजीशन रखा था। तो हचिनसन ये है मिलवाल के सबसे इंपॉर्टेंट पासर। हॉसन मैंने बताया मिडलस्बरो की तरफ से, हचिनसन होते हैं मिलवाल की तरफ से। उसके बाद वालास जो जेड वालास हैं, और माहोने, ये दोनों प्लेयर्स के क्रॉसेस आपको हमेशा ही दिखते रहेंगे। वीगन एथलेटिक के अगेंस्ट में हारना पड़ा, सेम चीज़। ऐसा नहीं वीगन एथलेटिक बहुत ज़्यादा अटैकिंग पोटेंशियल इनका था, लेकिन सेम चीज़, डिफेंस को रखा स्ट्रॉन्ग और मिडफील्ड को कर लिया कंट्रोल। ठीक है, और मिलवाल ने एक गोल गिफ्ट दिया था उनको उन गोल की तरफ से, और बाकी तो मिडफील्ड में इनकी इश्यूज़ रहते ही हैं। और वीगन एथलेटिक जीत गई। फिर से आप देख सकते हैं एक गोल खाते ही मिडफील्ड पूरी तरह से लड़खड़ा गई और डिफेंस भी एक्सपोज हो गया। हालांकि वीगन एथलेटिक बहुत अच्छी मतलब अटैकिंग टीम नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं कर पाई, लेकिन एक गोल काफ़ी था। वीगन एथलेटिक ने यहाँ पर पोजीशन रखा था। उसके बाद मोलम्बी का पास आपको दिख जाएगा, यहाँ से जेड वालेस के क्रॉसेस, हाचिनसन की इंटरसेप्शन, तो खास कुछ नहीं है। परफॉर्मर भी यहाँ पे आखिरी मैच चार्ल्टन एथलेटिक को हराया। दोनों ही टीम का सेम प्रॉब्लम था कि नंबर 9 का इशू, लेकिन यहाँ पर भी जो चीज़ आपको सेम दिख जाएगी कि चार्ल्टन एथलेटिक ने यहाँ पर मिडफील्ड को कंट्रोल कर लिया था। डिफेंस इनका थोड़ा लड़खड़ा गया था, और एक गोल यहाँ से किया था कूपर ने। मिलवाल का मिडफील्ड भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कर रहा था। मोलुम्बी ने एक येलो कार्ड और खा लिया था, लेकिन जो चीज़ उनके लिए सबसे बड़ी पॉजिटिव के तौर पर सामने आई थी वो थी उनकी मिडफील्ड, माफ़ करना डिफेंस। ठीक है, उनके डिफेंडर ने ही गोल करा था, और हचिनसन ना इनका कोई गोल था, असिस्ट था, लेकिन फिर भी कमाल का परफॉर्मेंस इनका रहा था। डिफेंसिव क्वालिटी जैसे मैंने बताया कि इनके मेन डिफेंडर होते हैं मिलवाल की तरफ से, तो इन्होंने कमाल का फुटबॉल खेला और बस यहीं पे काम हो गया मिलवाल की तरफ से। एक गोल से ही काम चल गया। गोल भी आया था 81st मिनट पर। मतलब आप समझ सकते हो कि कैसे कैसे प्रॉब्लम्स होते हैं मिलवाल के लिए अगर कोई टीम उनके मिडफील्ड को हाईजैक कर ले तो। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मिलवाल के पास फायर पावर की कमी थी। हचिनसन ने सबसे ज़्यादा टैकल्स जीते, सबसे ज़्यादा इंटरसेप्शंस करे। यहाँ पे 50-50 पोजीशन था मेरे ख्याल से। वुड्स ने सबसे ज़्यादा पासेस करे, और वालास जैसे कि हर मैच में इनका रहता है, यहाँ पर भी क्रॉसेस वगैरह रहे हैं। तो ये है मिलवाल आपके लिए। डिफेंसिव टीम है, डिफेंस इनका काफ़ी सही है, लेकिन प्रॉब्लम्स इनके होते हैं मिडफील्ड में। अगर कोई भी थोड़ा सा भी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट आ जाए मिडफील्ड से, उनकी मिडफील्ड को कंट्रोल कर ले,
तो मिडफील्ड में इनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है और उस मिडफील्ड के प्रॉब्लम की वजह से भी इनका डिफेंस भी कई कभार एक्सपोज हो जाता है। विंग प्ले करते हैं, विंग से क्रॉसेस वगैरह आते हैं, बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर है ऐसा तो नहीं है, लेकिन काम वैसा होता है। नंबर 9 इनके तो बेस्ट नंबर 9 है ही, जो मैंने कहा मैट स्मिथ के बारे में। हालांकि पिछले मैच में गोल नहीं कर पाए हैं, लेकिन अनडाउटेडली आप इनको मिस नहीं कर सकते अपने टीम में। मिडलसब्रो की बात करें, थोड़ा बहुत इनका स्ट्रेंथ हम देख लेते हैं। इनका भी डिफेंस ठीक ठाक रहता है, मैं बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं कहूँगा। सेंट्रल डिफेंस इनका सही रहता है, लेकिन इनके लिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है ये है इनकी मिडफील्ड। अगर इनका मिडफील्ड 5 स्टार परफॉर्मेंस देता है तो इनके डिफेंस कह लीजिए, इनका अटैक कर लीजिए, सब कुछ सही लगता है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं तीनों ही मिडफील्डर ने कमाल का फुटबॉल खेला था, जहाँ से हॉसन का एक असिस्ट था, फ्लेचर ने गोल किया। थोड़ा बहुत विंग प्ले ये भी करते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, सारा काम इनका मिडफील्ड से ही होता है। इसलिए आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा कोई विंगर्स का इस्तेमाल ये नहीं करते हैं। स्टोक सिटी ये भी उतना ख़राब डिफेंस नहीं था इनका, लेकिन मिडफील्ड कंट्रोल करने की वजह से इनके कुछ खास कर नहीं पाए थे। मिडलसब्रो ने सेट पीस से गोल का, ये इनका बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है, जाहिर सी बात है, क्योंकि इसके बाद इनके पास पॉजिटिव गोल स्कोरर्स क्योंकि नहीं है, तो इनको मिड सेट पीस पे काफ़ी डिपेंड करना पड़ता है। स्टोक सिटी ने यहाँ पर पोजीशन रखा था और ख़ास कुछ यहाँ पर है नहीं। जी हाँ, और स्टोयानोविच के यहाँ पर 5 सेव्स थे, जो इनके गोलकीपर हैं। हल सिटी के अगेंस्ट में हारना पड़ा था। हल सिटी बहुत ही मतलब बुरे बैकग्राउंड से आ रही थी, काफ़ी मैचेस वो हार चुके थे, बहुत सारे प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे, उसके बावजूद भी वो इनसे जीत नहीं पाए थे। और जो चीज़ मैंने आपको पहले बताया वही चीज़ आपको यहाँ पर देने को लगा। मिडफील्ड यहाँ पर भी सही था, लेकिन नंबर 9 का इशू यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा बुरा था। ठीक है, हालांकि कॉल्सन और यहाँ से रॉबर्ट्स ने ठीक ठाक साइड्स का इस्तेमाल करा, लेकिन सेंटर स्ट्राइकर का बहुत ख़राब परफॉर्मेंस था। आसम बालोंगा ने एक गोल हालांकि पेनल्टी से करा था, लेकिन पूरे मैच में उनका कुछ खास रोल था नहीं और उनको रिप्लेस भी कर दिया गया था। डिफेंस भी ठीक ठाक था, आप डिफेंस को मतलब बहुत बुरा नहीं कह सकते, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे हो गया था कि विंग प्ले से हल सिटी ने उनको यहाँ पर दिक्कत में डाल दिया था। यहाँ से आप देख सकते हैं बिल्कुल आखिरी मोमेंट पर विल्क्स ने गोल किया था, और पूरे मैच में उन्होंने अच्छा फुटबॉल भी खेला, ऐसी बात नहीं है कि गोल सिर्फ एक किया या फिर आखिरी मोमेंट पर किया, पूरे मैच में उन्होंने दिक्कत में डाला हुआ था। और ये जो दूसरे विंग पर जो खेल रहे हैं, इनके जगह पर आए थे लुइस पोर्टर, इन्होंने भी अच्छा काम करा, और विंग से जो एक प्रॉब्लम रहता है मिडलसब्रो का, उसका पूरा फ़ायदा उन्होंने उठाया। और आप देख सकते हैं कि दोनों सेंट्रल डिफेंडर से फुल बैक्स का परफॉर्मेंस उतना सही नहीं था, तो इसी के ऊपर डिपेंड करके यहाँ पर हरा दिया था मिडलसब्रो को। और वैसे भी इनके पास तो इतना गोल स्कोरिंग एबिलिटी है नहीं कि 2 गोल खा के उसको वापस कर लें। एक गोल भी किया था वो पेनल्टी से। तो आप देख सकते हैं बेटर टीम थी मिडलसब्रो, मतलब आप क्रिएटिविटी की बात करें, होल्डिंग की बात करें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनको हारना पड़ा अटैकिंग मिसेस की वजह से। स्ट्रॉन्गर मिडफील्ड था, दोनों फ्लैंक्स का इस्तेमाल करा था हल ने, ज़्यादा पेनिट्रेटिव उनके थे। मिडलसब्रो ने पोजीशन रखा था, जैसे कि आप देख सकते हैं कि थोड़ा ज़्यादा पोजीशन वो रखते हैं मिलवाल से, तो हल ने यहाँ पर सेट पीस से गोल किया था। और यहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत सारे पासर्स तो नहीं हैं, डिस्पाइट दैट ये पोजीशन रखते हैं। क्यूपीआर के अगेंस्ट में यहाँ पर भी उनको हारना पड़ा था आखिरी मैच जो था। यहाँ पर भी आप देख सकेंगे, देखिए कोई पॉजिटिव फुल मतलब विंगर नहीं खिलाया था क्यूपीआर ने, लेकिन उसके बावजूद भी जो 2 फुल बैक को विंग बैक के तौर पे खिलाया, और उन्होंने ही पूरी तरह से झिंझोर के रख दिया मिडलसब्रो को। ठीक है, यहाँ से लेफ्ट साइड से मैनिंग और राइट साइड से केन खेल रहे थे, और मैनिंग ने ही असिस्ट प्रोवाइड किया। बाकी तो डिफेंस स्ट्रॉन्ग रखी ही थी, डिफेंस स्ट्रॉन्ग था भी, हो भी जाता, क्योंकि मिडलसब्रो के पास कोई स्ट्राइकर नहीं है। और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम की बात ये थी यहाँ पे कि उन्होंने मैकनायर को भी यहाँ पर नहीं खिलाया था, तो और भी ज़्यादा कम चांसेस हो गए थे उनके लिए कुछ करने का। और यहाँ पर कुछ खास है नहीं, बताने कि डिफेंस यहाँ पर भी बुरा नहीं था, लेकिन कुछ खास फायर पावर ना रहने की वजह से यहाँ पर उनको हारना पड़ा। कुछ मिडफील्ड में पॉजिटिविटी थी, लेकिन डिफेंस भी खराब नहीं था, लेकिन मतलब जीतने के लिए गोल करना होता है। क्यूपीआर ने पोजीशन रखा था यहाँ पर, और यहाँ पर खास कुछ नहीं है। यहाँ पर रॉबर्ट्स को भी मिडफील्ड में खिला दिया था, जो जनरली एक अटैकिंग प्लेयर हैं, सेंट्रल मिडफील्ड में खिला दिया था। मतलब जो अटैकिंग पोटेंशियल रखते हैं उनको भी पूरी तरह से गलत पोजीशन पे खिला दिया था। मतलब कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही है मिडलसब्रो के लिए, यही है। तो ये है मिडलसब्रो, चीज़ें कुछ सही नहीं चल रही है आपके लिए, मतलब मिडलसब्रो के लिए। अटैकिंग चीज़ें बहुत कम तो वैसी ही हैं, और जितने भी अटैकिंग प्लेयर्स थे उनको भी गलत पोजीशन पे खिला रहे हैं, या उनका भी आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है। तो आज के मैच में या तो मिलवाल को बहुत ख़राब खेलना पड़ेगा, और या तो मिडलसब्रो को बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा, और कोशिश करनी पड़ेगी किसी भी तरह से, सेट पीस से हो, ओन गोल से हो, किसी भी तरह से एक गोल करके उनको डिफेंड करना। डिफेंस इनका ख़राब नहीं है, लेकिन एक ही चीज़ की वजह से उनको प्रॉब्लम होता है। इनका जो मेन स्ट्रेंथ है ये मिडफील्ड है, ये पॉइंट ध्यान से सुनना। इनका मिडफील्ड स्ट्रॉन्ग है और मिलवाल का मिडफील्ड है वीक।
इनको विंग प्ले के अगेंस्ट में प्रॉब्लम्स होती हैं और मिलवाल करती है विंग प्ले, ठीक है। तो आज के मैच में सब कुछ देखने के बाद मुझे जो लगता है चांसेस तो ज़्यादा है कि मिलवाल जीते। अनडाउटेडली सभी मिलवाल के सपोर्ट में ही टीम बना रहे हैं, आप भी अगर चाहो तो मिलवाल के सपोर्ट में जा सकते हो, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज दोनों ही टीमें गोल करेंगी। मिलवाल तो चलिए ठीक ही टीम है, बहुत ज़्यादा नहीं तो वो विंग प्ले से ही आज काफ़ी दिक्कत में डाल सकते हैं मिडल्सब्रो को, लेकिन मिडल्सब्रो भी एक ऐसी जगह पर है जहाँ से उनके पास जीत के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है, और मिडफील्ड इनका काफ़ी स्ट्रांग है जहाँ से मिलवाल को काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो यही एक चीज़ है जिसके ऊपर डिपेंड करके हम अपने टीम फॉर्मेशन करेंगे। क्लीन शीट अगर आप चाहो तो रख सकते हो, लेकिन मैं जो डेमो टीम दिखाऊंगा वहाँ पर शायद मैं क्लीन शीट के साथ ना जाऊँ। मैं आगे आपको सब दिखाता हूँ डेमो टीम में। सेट पीस टेकर्स की बात करें, मिलवाल के होकर वालास पेनल्टी लेते हैं और स्मिथ, फ्री किक में भी स्मिथ और वालास का ही नाम आपको दिख जाएगा। मिडल्सब्रो की तरफ से मैकनायर पेनल्टी आते हैं, उसके बाद फ्लेचर और आसम बालंगा ही मेरे ख्याल से लेंगे क्योंकि आखिरी मैच में इन्होंने गोल करा है पेनल्टी से। फ्री किक टेकर्स की बात करें, मैकनायर, ब्राउन और विंग। यहाँ पर कुछ स्टैट्स है, मिलवाल की तरफ से स्मिथ जो हाईएस्ट गोल स्कोरर हैं, उसके बाद वालास और ब्रैडशॉ। मिडल्सब्रो की तरफ से फ्लेचर हाईएस्ट गोल स्कोरर तो है, लेकिन हाल ही में उनका फॉर्म काफ़ी ख़राब चल रहा है। उसके बाद विंग और आसम बालंगा ने सेकंड लास्ट मैच में गोल करा था, तो इनका गोल यहाँ पर हो गया। और असिस्ट के मामले में भी वालास का नाम और स्मिथ का नाम को दिख जाएगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है। मिडल्सब्रो की तरफ से हॉवसन जनरली राइट बैक भी खेलते हैं, लेकिन कभी कभार सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर की तरफ भी इनको खिलाया जाता है। और उसके बाद फ्लेचर। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफेंसिव पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखना अगर आप हाला प्ले में खेल रहे हो तो। टैकल्स के मामले में रोमियो का नाम आपको दिख जाएगा, मिडल्सब्रो की तरफ से कॉल्सन और टवर्नियर, ठीक है। हाचिंसन का नाम आपको कई बार दिख जाएगा, कई डिफेंसिव क्वालिटीज़ में आपको इनका नाम बहुत आराम से दिख जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मकनैर होगा, इंटरसेप्शन में भी इनका नाम आपको दिखेगा। ये कुछ चीज़ें हैं, और जैसे मैंने बताया इनके जो विंग प्ले है ये बहुत सही है। माहोने, वालास जो फर्स्ट चॉइस विंगर्स हैं, यहाँ तक कि फर्गूसन ये भी विंग पे खेलते हैं, काफ़ी क्रॉसेस निकालते हैं। और मिडल्सब्रो सेंट्रली खेलती है, तो मैकनायर का नाम आपको दिख जाएगा। अभी एक बार देख लेते हैं दोनों टीम की पॉसिबल लाइनअप्स। तो मेरे ख्याल से दोनों टीमें इस तरह के फॉर्मेशन के साथ आ सकते हैं। मिलवाल मुझे लगता है इसी तरह की चीज़ें के साथ आएंगी कि वो कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा हो सके विंग का स्प्लिट करे, तो वालास और रोमियो यहाँ से विंग बैक के तौर पे काम करेंगे, और यहाँ से जेड वालास और मोस्ट प्रोबेबली माहोने को यहाँ पर स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि आप पॉजिटिव विंगर ढूंढ रहे हो। बाकी ब्रैडशॉ भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये अगर खेलेंगे तो थोड़ा ज़्यादा सेंट्रली आएंगे, और माहोने अगर खेलेंगे तो ज़्यादा विंग पे जाएंगे, ये चीज़ ध्यान में रखना। और जो आज के मैच में विंग पे खेलेगा मिलवाल की तरफ से उनके लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा, ये पॉइंट ध्यान में रखना। बाकी मिडफील्ड तो इनका प्रॉब्लम है ही, तो देखना होगा कि किस तरह के फॉर्मेशन के साथ वो आते हैं। और मिलवाल की तरफ से बात करी जाए तो ये है इनका सेंट्रल और मिडफील्ड जो काफ़ी स्ट्रांग होता है, जहाँ से मैकनायर जनरली सप्लाई लाइन तो इनका सही रहता है, लेकिन आज के मैच में किस रोल पे खेलते हैं, खेलते भी या नहीं पता नहीं, देखना पड़ेगा। आखिरी मैच स्टार्ट नहीं किया था। विंग और रॉबर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, रॉबर्ट सेट पीस वगैरह भी लेते हैं और अटैकिंग पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है। हॉसन अगर खेलते हैं तो ये डिफेंसिव क्वालिटी पोजेस करेंगे, और अगर हॉसन खेलेंगे तो वो चले आएंगे सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर में, मैकनायर आ जाएंगे ऊपर। और अगर सेविल खेलते हैं तो ये थोड़ा सा अटैकिंग पोटेंशियल क्योंकि रखते हैं, तो सेविल आ जाएंगे थोड़ा सा ऊपर, और मैकनायर यहाँ पर खेलेंगे सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर की जगह पर। तो यही सब कुछ चीज़ें होने वाली है। बाकी तो लाइनअप आने के बाद आपको पता चल ही जाएगा, जिसका अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन हो जाना वहाँ पर। सारी लास्ट मोमेंट की चीज़ें वहाँ पर अपडेट होती रहती हैं। अभी एक बार देख लेते हैं रियल की टीम। तो इससे पहले मैं इस टीम की आपको लॉजिक समझाऊं। मेरा जो प्रेडिक्शन मैंने आपको बताया कि मुझे लगता है कि दोनों ही टीमें आज गोल कर सकती हैं, भले ही बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन 1-1 मिनिमम। और अगर मिडल्सब्रो ज़्यादा एफर्ट दे तो 2-1 उनके सपोर्ट में भी हो सकता है, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। लेकिन याद रखना 0-0 1-0 के भी चांसेस काफ़ी हैं, और लोग क्योंकि मिलवाल के क्लीन शीट को लेकर आ रहे हैं, तो अगर मिलवाल क्लीन शीट रख के जीतती है, स्पेशली अगर जीतती है, तो ये टीम ऑफकोर्स फेल होगा। तो देखो मैंने क्या क्या किया है, रोमियो और वालास जो इनके मेन फुल बैक या विंग बैक के तौर पर आज के मैच में खेलेंगे। अब किस रोल में खेल रहे हैं ये तो लाइनअप आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए मेरा प्रेडिक्शन यही है कि ये दोनों विंग बैक के तौर पर खेलेंगे, तो इन दोनों को मैंने रखा है। वालास और माहोने यहाँ से विंगर मेरे लिए, मैट स्मिथ मेरे मेन स्ट्राइकर, और हाचिंसन मेरे मेन सेंट्रल डिफेंडर। ना सिर्फ डिफेंडिंग के पॉइंट्स दे देंगे, पासिंग एबिलिटीज़ भी इनका काफ़ी सही है, गोल स्कोरिंग एबिलिटी भी इनका काफ़ी अच्छा है, तो इसीलिए मैंने इनको रखा है।
और यहाँ से हाउसन को मैंने रखा है सेंट्रल मिडफील्ड में खेलेंगे, और असिस्ट पोटेंशियल अच्छा है, पासिंग एबिलिटी भी अच्छी है इसीलिए। और सेंट्रल मिडफील्ड में आज मिडलस्ब्रो के प्लेयर्स का रोल कितना अच्छा होगा ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। यहाँ से पैडी मकनायर और पैट्रिक डबर्ट्स, अटैकिंग पोटेंशियल इनका अच्छा है। फ्लेचर को रखा है मैंने, यही मेरे लिए बेटर स्ट्राइकर है एसोम मालुंगा के ऊपर। अभी अगर पेनल्टी वगैरह आ जाए तो अलग बात है, आप सिलेक्शन परसेंटेज देख के जा रहे हो तो फ्लेचर की जगह पर एसोम मालुंगा को लेकर भी आप चल सकते हो। सारी जनता मिलवाल के स्क्रीन शीट को लेकर चल रही है, तो वो 5 डिफेंसिव ऑप्शंस लेके आएंगी मिलवाल की तरफ से, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो अगर आप ऐसे किसी चीज़ के साथ जा रहे हो तो ऑफकोर्स आपके पास रिस्क होगा, लेकिन लॉजिक मैंने समझा दिया है। मिडलस्ब्रो मुझे लगता है कोशिश तो पूरी करेगी, क्योंकि और मेरे ख्याल से 2 या 3 मैचेस ही बाकी हैं। अगर यहाँ पर वो कुछ पॉजिटिव नहीं कर पा रहे हैं तो वो ऑफकोर्स रेलीगेटेड हो जाएंगे, तो इसीलिए उनको लास्ट डिश एफर्ट तो देना ही पड़ेगा। इसीलिए बाकी अगर आप चाहो तो सेफ जा सकते हो और पूरी तरह से मिलवाल के क्लीन शीट को लेकर चल सकते हो। माहोने की जगह पर कूपर को ले लो और यहाँ से ये कॉम्बिनेशन बरकरार रख के आप चल सकते हो, ये भी सही होगा। लेकिन अगर क्लीन शीट नहीं रखती है मिलवाल, तो याद रखना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा ज़्यादा डिफेंडर्स लेने का, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा पासिंग के पॉइंट्स आपको दोनों ही टीमों से नहीं मिलने वाले हैं, एक्सेप्ट फॉर यहाँ से हचिनसन और यहाँ से हॉसन। तो ये रही सारी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ पर ज्वाइन हो जाना। आखिरी मोमेंट पर बहुत सारी अपडेट्स वगैरह वहाँ पर आती रहती हैं, और लाइनअप आने के बाद आपको किस तरह से सोचना है वहाँ पर भी मैं वो चीज़ शेयर करता रहता हूँ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच, थैंक यू फॉर नाउ।